सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आवाज़ आवा भाई, है ना भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है या उन भाई बहनों खातर है जो अक्टूबर में 4 तारीख ने जिनका प्री है यूपीएससी का, और उनके लिए भी ज़रूरी है जिनके माँ बाप बड़ी आस लगाए बैठे भी हमारा बालक भी पेपर पढ़ेगा। मैं हूँ आज भिवानी से, बाडड़ा से एक गांव है, वहाँ पर आया हूँ मंदी पुनिया भाई साहब के पास। भाई साहब राम राम। धन्यवाद। राम राम बोल। भाई साहब कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ भैया पूरा। ये हमारे मंदी पुनिया जी हैं जिन्होंने यूपीएससी का पेपर क्लियर करा है। ये उनके पिताजी हैं। राम राम जी। राम राम जी। बाबू जी कैसे हो आप? बढ़िया जी, खूब। देखो भाई, इतना सिंपल परिवार है, सारे अड़े सजे धजे बैठे हैं, और इनके पिताजी इतने ही होका भरने लग रहे थे भाई। यह है सिंपल सिटी। और गांव का एक बार इन्वायरमेंट दिखा दो, एक बार कैमरा घुमा दे भाई चारों तरफ। और यहाँ पे भाई खेता के बीच में यो घर है, और यह जो गाड़ है बिल्कुल सारी कच्ची है। और भाई हम अपनी गाड़ी ने दूरे खड़ी कर कर फिर आए। हाँ, इतना सिंपल और इतना सादा जीवन। ऐसे ही मेरे भाई हैं जो मेहनत कर रहे हैं और उनके पेपर क्लियर हुए हैं। नहीं तो मैंने बहुत सारे मंत्रियों के बालक देखे हैं, कई साल 10-10 साल लादे हैं यूपीएससी की तैयारी खातर, पेपर को नहीं पटदा भाई। पेपर पटन खातर संस्कार होने चाहिए और दिमाग में जुनून होना चाहिए भाई, पेपर पढ़ना है। और हमारे साथ मनदीप पुनिया जी हैं, और भाई बहुत बात करांगे यूपीएससी की। वैसे तो इंटरव्यू इनका सारा देश लेगा, लेकिन मैं कोशिश यूँ करूँ कि जो भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन खातर को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। भाई साहब, आपने यूपीएससी की तैयारी करी जी। मीडियम कौन सा था? हिंदी, इंग्लिश? इंग्लिश मीडियम टेस्ट करी मैंने। इंग्लिश मीडियम जी। बहुत सारे नो भी कहो भाई हिंदी मीडियम में पेपर पढ़दा को नहीं, इंग्लिश से ले है, क्या सच्चाई है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मीडियम तो जस्ट मैटर ऑफ एक्सप्रेशन है। हिंदी मीडियम के भी बच्चे क्लियर करते हैं एग्जाम, इंग्लिश मीडियम के भी करते हैं। भाई हिंदी मीडियम के बच्चे अपीयर कम हैं, तो इसलिए उनके सिलेक्शन भी मतलब कंपैरेटिवली कम ही होंगे। मेरे ख्याल से हिंदी मीडियम का मटेरियल भी कम मिला है। हाँ, क्योंकि गूगल पे सर्च करा तो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम प्रेफर करते हैं, तो वही उसकी वजह से जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसमें इंग्लिश मीडियम ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसलिए हिंदी मीडियम के कम ही कोचिंग सेंटर हैं, तो मटेरियल भी उनका कम ही मिलेगा। कम है जी। कहाँ से आपने तैयारी करी? मैंने स्टार्टिंग तो दिल्ली से कोचिंग सेंटर में एक जाके करी थी अपनी, फिर मुझे वहाँ से थोड़ा गाइडेंस मिल गया, फिर उसके बाद तो सेल्फ स्टडी करनी होती है इसकी। मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई 2-3 साल एक कोचिंग सेंटर पे लगे रहो। 1 साल की कोचिंग बतेरी है, या जो 9 महीने की 8-10 महीने की कोचिंग मैं ये कहूँगा कि मतलब एक गाइडेंस जरूरी है। जैसे भाई सिलेबस पढ़ना है, हाँ, बस यो पता होना चाहिए पढ़ना के लिमिट है, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो इतना वास्ट है कि मतलब जैसे एक ओशन नहीं होता अपना, सागर महासागर जितना सिलेबस है, यूँ मान लो। तो हमने इतना गाइडेंस चाहिए कि हम किस लिमिट तक पढ़ा। अगर हमने वो गाइडेंस मिल जाए तो कोचिंग की कोई स्पेशल जरूरत नहीं। नो को भाई 24 घंटे में तो 20-20, 22-22 घंटे पढ़ना पड़ा है, खाना पीना सोना सब छोड़ना पड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर भाई पेपर के टाइम में आपको 12 घंटे 13-14 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई जैसे अब प्री आ रहा है 4 अक्टूबर को है। हाँ जी। तो अब फिलहाल उसका ये टाइम है कि हमें मतलब 12 घंटे तो कम से कम मतलब निकालनी चाहिए उसके लिए। अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अंदाजा सा 1.5 महीना मान कर चला। 1.5 महीना है बिल्कुल। 1.5 महीने में अंदाजा सा एवरेज कितना पढ़ना चाहिए बालक ने? देखो, अगर प्री की देखो फिलहाल अभी स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिलेबस मैंने बताया बहुत ज़्यादा है। हाँ। अगर कवर कर रखा है तो अगर 10-11 घंटे अगर अब बच्चा निकाल रहा है तो सफिशिएंट है बिल्कुल। मतलब यूँ नहीं कि भाई 20-20 घंटे लगा रहो। नहीं, उसमें फिर क्या होता है, अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो प्रोडक्टिविटी डाउन आ जाएगी आपकी। मतलब इतनी देर ज़्यादा लगा, आप 1 घंटे पढ़ोगे लेकिन याद नहीं रहेगा अगर ज़्यादा पढ़े तो। 1 घंटे पढ़े 10 मिनट का रेस्ट ले लिया, 2 घंटे पढ़े 20 मिनट का रेस्ट ले लिया, यूँ करके आप अगर 10-11 घंटे भी निकाल पा रहे हो तो बेस्ट है, हो जाएगा उसमें। ओके जी। तो भाई यहाँ पे ये देखो कितनी गजब की बात बताई। सिर्फ यही पॉइंट जानने के लिए मैं आया हूँ। बहुत सारे भाई मेरी वीडियो देखेंगे, मैं यूँ चाहूँ यह वीडियो उनके पास जरूर भेजो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भाई सारा जीवन इस पर डिपेंड है उनका। कई बार डिमोरलाइज भी भाई साहब, मैंने कई बार यूँ भी देखा है बालक रात ने नींद आओ तो उस खातर नशा भी कर रहे हैं, नींद ना हो ताकि हम पढ़ सका। उस बारे में क्या कहोगे आप? देखो, नशा तो मैंने देखी है चीज, बिल्कुल होता है, मैंने भी सुना है, ऐसा देखा नहीं है जी। लेकिन नशा तो सबसे इससे अच्छा तो किताबों का नशा लो, किताब देखते ही नींद आ जाए, वो नशा सही है इससे तो, है ना। पढ़ो, दिन में एक्सरसाइज फुल करो। कई बार क्या होता है बच्चे
पढ़ने के चक्कर में एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं, फिजिकल वर्क नहीं कर पाते। Okay. उसकी वजह से नींद नहीं आती। अब मैं मान लो, अब मैं वर्कआउट करता हूँ सुबह शाम को, मतलब एक टाइम करता हूँ, पेपर के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा, भाई आधे घंटे के लिए, कभी 1 घंटे, उससे आपको नींद अच्छी आएगी। 8 घंटे की नींद यूं आएगी, मतलब बिल्कुल बीच में उठ भी नहीं पाओगे। नहीं, बहुत सारे बालक नशा करें ताकि नींद ना आवे, ताकि उनकी पढ़ाई और ज्यादा हो जाए। वो तो उसका तो डबल नुकसान है मेरे हिसाब से। एक तो ये कि हेल्थ का नुकसान, दूसरा ये कि पढ़ाई में मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी उनकी। जी। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन ये उठा है कि भाई हम यूपीएससी की तैयारी क्यों करा। यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तो वो बच्चे यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करें जो पहले से नौकरी पे हुए हैं, एक वो यूपीएससी का एग्जाम करे हैं जो नौकरी पे नहीं होते, अपना नॉर्मली स्टडी करते हैं। तो दोनों के तरीके ही अलग हैं, ऐसा ही है सर? हाँ बिल्कुल, तरीके अलग है। जैसे नौकरी वाले को अपना टाइम निकालना पड़ेगा, वो भाई अलग तरीके से एडजस्ट करे, अलग तरीके से एडजस्ट वो करना पड़ेगा उसको। वो कैसे करे, अपना मैनेजमेंट कैसे करे? वो उन्हें 8 घंटे की नौकरी कर ली, अब वो कैसे पढ़े? देखो, इसके लिए नौकरी से थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा आपको। ये जब स्टार्टिंग करोगे पढ़ने के लिए तो पहले से ही मतलब ये चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी, भाई मैं साथ साथ नौकरी भी कर रहा हूँ, 8 घंटे उसमें देने मेरे को, फिर 1-2 घंटे खाने पीने नहाने धोने के, फिर 7 घंटे कम से कम सोने के भी, बाकी बच गया उसमें वो कभी और काम हो जाएंगे। तो मतलब ये है कि उस जो तैयारी कर रहा है, अब मेरे से नौकरी के साथ नहीं, मैं तो कंटिन्यू वैसे तैयारी कर रहा था। तो जो बच्चा नौकरी के साथ साथ करेगा उसको खुद का मतलब टाइम यूँ निकालना पड़ेगा, मैं इतने घंटे डेली, जिस टाइप से मैं नौकरी को 8 घंटे डेली दूंगा, उस टाइम पढ़ाई को भी 5 या 6 घंटे जितने भी बन पाएंगे वो मैं डेली दूंगा। उसकी मैनेजमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी मैनेजमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए। वो नहाना भी 3 मिनट में है तो ना 3.5 मिनट लगा दी, 30 सेकंड खराब कर दी। ये तैयारी करने के पहले उसको डिसाइड कर लेना पड़ेगा भाई कि यूं रहूंगा तो मेरा इतना टाइम निकल जाएगा पढ़ने का। एक सेकंड सोचनी पड़े। बिल्कुल। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़े, ऐसा भी कुछ? इमोशंस पे कंट्रोल, देखो भाई सफलता है सफलता तो वही एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ठीक है, लेकिन लगातार अगर हम मेहनत करेंगे तो सफलता भी मिलेगी। अगर असफलता मिलती है तो भाई अपने परिवार वालों से बात कर लो, दोस्तों से बात कर लो, क्योंकि बच्चा डिमोरलाइज भी होते हैं भाई, बहुत होते हैं। हफ्ता पढ़ लिए फिर डिमोरलाइज हो गए, फिर पढ़ लिए फिर डिमोरलाइज, अप डाउन तो वो तो आते ही रहते हैं, क्योंकि मेंटोर की पोजीशन है, लंबी साइकिल है इसकी, पूरे 1 साल लग जाए। जैसे तुमने भाई, हमारा पेपर है जून में, पहले ही होता था अगस्त में, फिर जून में आया, अब की बार अक्टूबर में कोरोना की वजह से। तो इसका पेपर का पूरा साइकिल 1 साल का है, यूँ मान लो। जैसे जून से स्टार्ट हो गया, अब की बार ये नॉर्मली चलता तो अप्रैल तक खत्म हो जाना था। तो अब यूँ देख लो, अगर एक बच्चे को अगर एक बार प्री में, जैसे मेरे को भी 2 बार फेलियर मिले प्री में, तो उसके बाद सीधा 1 साल के ऊपर बात है। 2 बार आप प्री में रह गए? जी बिल्कुल। इसका कारण क्या रहा? ताकि वो बहुत सारे बच्चों के भी वही कारण होंगे कॉमन से। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, पहली बार तो जब मैंने 2017 में दिया था पेपर जी, तो उस साल तो प्री था, वो 2 महीने प्रीपोन हो गया था। पहले अगस्त में होता था, फिर वो जून में हो गया। अच्छा, एक रीजन तो 2 महीने कम मिले। बिल्कुल। दूसरी बात, जो बच्चे नॉर्मल जो रेगुलरली बच्चे थे वो भाई जून या जुलाई में तैयारी स्टार्ट कर देते थे, मैंने अक्टूबर में करी, तो 2 महीने मेरे 4 महीने कम हो गया। बिल्कुल। तो मेरी तैयारी यूँ मान लो कि इतनी थी नहीं, मैंने पूरा सिलेबस भी एक बार कवर नहीं कर पाया था। तो उस वजह से मतलब मैंने पेपर तो मैंने ये सोच के दे दिया कि दे देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, कोई बात नहीं, पता चलेगा। बिल्कुल पता चलेगा क्या आता है, किस टाइप से, मतलब क्या वहाँ पे एक्सपेरिमेंट था वो, बैठेंगे कैसा प्रेशर फील होगा वो सब, तो यूं करके दे दिया। दूसरी साल के पेपर में ये हुआ कि मैं प्री से रिलेटेड प्रैक्टिस कम कर पाया। परी जो है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, परी को सीरियस नहीं लेते, कई बार लेना पड़ता, मेंस पे अंगा लगा दें। बिल्कुल। परी का जो है, परी यूँ मान लो कि एक एलिमिनेशन पेपर है। हाँ। उसमें ज़्यादातर भाई जितने 10 या 11 हज़ार बच्चों की जरूरत होती है, हाँ, वो उसको रख के बाकी को परी में निकाल देते हैं। हाँ, मार्क्स नहीं जुड़ते, लेकिन क्वालिफाई वो करेंगे तभी हम आगे की स्टेज में बैठेंगे। बिल्कुल। तो मेरी उसमें प्रैक्टिस कम रह गई थी पेपरों की, तो उसकी वजह से मेरा नहीं हो पाया। फिर अब की बार मैंने 2019 में जब दिया तो उसमें मेरा जो था, मैंने परी की अच्छी प्रैक्टिस करी, पेपर वगैरह टेस्ट सीरीज के थे जो उनको रिवाइज किया, रिविजन मेन है इसमें। अभी अक्टूबर में जो एग्जाम है जी, तो बच्चे अभी भी मेंस की तैयारी में भी जुटे हुए होंगे, क्या उनको अभी मेंस की तैयारी करनी चाहिए या प्री पे फोकस करना चाहिए? देखो, ये जो डिसीजन है, ये कॉम्प्लिकेटेड बात है यार, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये इंडिविजुअली जैसे बच्चे की तैयारी पे डिपेंड करता है। अगर एक बच्चा इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं 1 महीने पढ़ूंगा, मेरा प्री क्लियर हो जाएगा, वो आराम से कर सकता है, मेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चे को यूं है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा प्री के लिए, तो उसको मतलब प्री की तैयारी पहले अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि आगे की स्टेज तो तभी काम आएंगे जब हम इसको पार कर पाएंगे। सही बात है। अच्छा, कुछ बच्चे न्यूज़पेपर पे फोकस करें जी, इंग्लिश द हिंदू मंगा लिया, वो मंगवा लिया, वो कितना सीरियस है?
न्यूज़पेपर तो देखो, जैसे इसका जब आप सिलेबस देखोगे जी। तो सिलेबस में एक टॉपिक है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो एक टाइप से वो न्यूज़पेपर ही है, ठीक है। उससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। जैसे क्या होता है भाई, जो सिलेबस है अपना पॉलिटी का हो गया, इकोनॉमी को हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री का, तो जो करंट से जो रिलेट करती चीज़ आएंगी ना, वो पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं यूजुअली। ओके। ठीक है, तो न्यूज़पेपर एक यूँ मान लो कि एसेंशियल पार्ट है इस प्रिपरेशन का, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा बच्चे को, पढ़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आपके पास सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था जी। मैथमेटिक्स जी। तो मैथमेटिक्स, आप एमएससी मैथमेटिक्स हैं जी। तो कितना इजी रहा है एमएससी करके और फिर यूपीएससी में मैथमेटिक्स लेना? जी, जो एमएससी करके मैथमेटिक्स लेना उसका मेरे को फ़ायदा हुआ। जैसे भाई मैंने पहले बीएससी ऑनर्स किया मैथमेटिक्स से। अच्छा, ऑनर्स तो थे आप? जी। उसके बाद मैंने एमएससी किया, तो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है इसका यूपीएससी का, उसका ऑलमोस्ट वही सिलेबस है जो बीएससी ऑनर्स का है, ठीक है। तो मैंने वो किया था, फिर 2 साल में एमएससी में उसका भी एडवांस लेवल पढ़ा। तो यूँ मान लो कि मेरी ऑप्शनल की तैयारी लगभग हो गई थी। मैंने जब पेपर प्री से पहले ऑप्शनल को एक बार करा था जी। उसके बाद प्री के बाद मैंने ऑप्शनल को 2 बार रिवीजन ही करना था, क्योंकि मैंने पिछले 3-5 साल में पढ़ा था वो ही। तो उसका मेरे को वो फ़ायदा हो गया, उसमें अच्छा स्कोर हुआ। तो अभी जो सीजन चला हुआ है जी। कितना मुश्किल है कोई भी सब्जेक्ट, मैं बात करूं भाई, आदमी ने कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए? मैथ ही लेना चाहिए या कोई और सब्जेक्ट जिसमें मार्क्स ज़्यादा बढ़ते हो, इस टाइप का कोई ऑप्शन आपकी तरफ से? देखो सिलेबस देखो, पहले तो एक चीज़ होती है इंटरेस्ट बच्चे का। अगर एक बच्चा है उसने बीटेक करी है या फिर बीएससी करी है, लेकिन उसका इंटरेस्ट किसी ऐसे सब्जेक्ट में है जो आर्ट से रिलेटेड है अपना, तो मेरे हिसाब से उसको वो सब्जेक्ट ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो आपने साइंस का सब्जेक्ट ले लिया, उसमें इंटरेस्ट नहीं बना पा रहे हो, तो फिर बाद में वही है, टाइम भी निकल जाएगा, अटेम्प्ट भी निकल जाएगा और मार्क्स भी नहीं हो पाएंगे। इससे अच्छा है कि इंटरेस्ट का सब्जेक्ट लेके उसकी अच्छे से पहले तैयारी करके और फिर अटेम्प्ट दो, वो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। वो सही है जी। तो सर अभी बच्चों के आगे और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? जो फ्रेशर है वो किस तरीके से तैयारी करें अभी? देखो, जो जिन्होंने 1 साल हो गया तैयारी में, मार्च अप्रैल में लग गए थे तैयारी करने, वो अब इस अक्टूबर को किस तरीके से देखें? देखो यूपीएससी का जो पेपर का पैटर्न है वो एक इवोल्विंग नेचर है उसका। मतलब पहले स्टैटिक पेपर आता था जब ज़्यादा बच्चों का रुझान इस साइड नहीं था, फिर धीरे धीरे उस बच्चे ज़्यादा आते गए, उसका पैटर्न चेंज होता गया, ठीक है। अब है ना, जैसे ट्रेंड देखोगे आप तो यूपीएससी के प्री में भी एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा हैं। ओके। जो करंट से रिलेटेड इवेंट हैं उसमें से स्टैटिक पार्ट निकाल के क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी। मतलब जब पेपर में बैठोगे वहाँ पे कई क्वेश्चन को देख के मजा आता है करने में, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमारी नॉलेज अप्लाई होती है, जो हमने पढ़ा है उससे को अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। तो मतलब बड़ी अच्छी फीलिंग होती है वो वहाँ पे बैठ के देखते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पेपर की तैयारी इस टाइप से करें कि हमें जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ना, समझना है उसको सिलेबस को, क्योंकि क्वेश्चन जो है कोई से ज़्यादा बेटर है समझें, क्योंकि समझने से कई क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे वहाँ पर अपने आप। उनका एप्लीकेशन पार्ट होता है क्वेश्चन में। देखो भाई, ये सारी बातें हैं जो घर पे बालक तैयारी उसको लेकर भाई स्पेशल उसका एक गेम भी होना चाहिए। जब उसका इंटरव्यू हुआ है मेन इंटरव्यू, उस टाइम पे उससे गेम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाए, गेम से भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। वो कितना खतरनाक इंटरव्यू हुआ है, क्योंकि यूं भी प्री और मेंस इन 2 पेपर तो बच्चे फिर भी क्लियर कर दे हैं। 99% तो लोग इंटरव्यू में फेल हो जाएं। इंटरव्यू का क्या फोबिया है? देखो इसका इंटरव्यू है ना, उसमें नॉलेज चेक नहीं होती। इंटरव्यू तो आपने पेपर क्लियर नॉलेज के आपने 1750 नंबर के पेपर दे दिए, आपकी नॉलेज चेक हो चुकी जी। इसमें इंटरव्यू है 275 नंबर का। 275 नंबर में आपकी पर्सनैलिटी चेक होगी, आप किस तरीके से जो सिचुएशन दी गई उसको हैंडल करते हो, बिहेवियर आपका। हाँ बिल्कुल। नॉलेज मुझे नहीं लगता कि नॉलेज चेक होती होगी, जहाँ तक मतलब मैंने भी बच्चों से जो सीनियर हैं उनसे पूछा है, वही कोचिंग वाले भी बताते हैं जो, तो उसमें नॉलेज चेक नहीं होती। और जैसे प्रीवियस मेंबर जो हैं यूपीएससी के, वो भी ये चीज़ कई बार हाईलाइट कर चुके हैं। सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट में हम क्या चेक करेंगे आपका। ओके। तो गेम का जो आप पूछ रहे थे ये है कि अगर आपने
लाइफ में कोई गेम खेला है मान लो, तो आपसे वो फॉर्म में भरवाएंगे, डेफ जो होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें अगर आपने मेंशन कर दिया कि ये मैंने ये गेम खेला है, तो पर्सनैलिटी तो इसी चीज़ से चेक होगी कि भाई आपने जो गेम खेला है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होनी हाँ चाहिए। ठीक है। और ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो ये आपने कभी पहले खेला हो भूल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, भूलना तो नेचर है इंसान का। तो आप वहाँ पे पोलाइटली बोल सकते हो सर मैंने तब खेला था और अब मेरे को ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं है। कोई बड़ा सा इशू नहीं नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है मेरे हिसाब से उसमें। आप मतलब वही है ना, वो ये देखेंगे कि आप भूल गए तो आप कैसा रिएक्ट करते हो। ओके, वो मतलब उस चीज हाइपर हो गए या हेजिटेट हो गए वो। और क्योंकि ये है ना, ये जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में एक एडमिनिस्ट्रेटर की क्वालिटी होती है, मान लो कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ पे अगर हाइपर हो जाएंगे तो उससे तो सिचुएशन बिगड़ जाएगी। बिल्कुल। तो उसको हैंडल कैसे करता है, एक टाइप से ये मान लो कि उसका क्ल्यू मिल जाता है कि हाँ बच्चे में वो क्वालिटी है कि नहीं। मेरे हिसाब से मैं ऐसा सोचता हूँ। आपसे क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए इंटरव्यू के टाइम पे? इंटरव्यू के टाइम पे मेरे से जैसे मैंने उसमें लिखा था कि मेरी क्या नाम है हॉबीज भी लिखी थी उसमें। मैंने क्या बोलते हैं पूरी जो अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड लिखा था। मैंने नेट का एग्ज़ाम पास किया था, तो उन लोगों ने मेरे से पूछा था कि भाई आपने नेट का एग्ज़ाम पास किया था तो आप टीचर बनना चाहते थे। तो मैंने उसका मतलब मैंने क्यों किया था पास, मैंने उसका उस हिसाब से जवाब दे दिया। बिल्कुल पीछे पड़ जाऊँ मैं, मेरे ख्याल से बताऊँ कि 8-10 ऑफिसर्स हो रिटायर्ड ऑफिसर और वो बिल्कुल बाल की खालू देते हैं। नहीं देखो, वो उनका तरीका है अपना इंटरव्यू लेने का। वो देखो ये होता है कि जैसे मान लो आपको कोई चीज़ यहाँ पे ढूंढनी है तो आप उसको खोदोगे, आपको अगर नहीं मिली तो और खोदोगे उसको। तो उनको कुछ क्वालिटी देखनी है, वो जब तक नहीं मिलेगी वो खोद देंगे। ये उनकी ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी आंसर देना, हमारी ड्यूटी है। मेरे अंदर क्या कुछ क्वेश्चन पूछे बिल्कुल पीछे पड़े हो? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। वो बहुत लर्नेड पर्सन होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, उनको पता होता है, उनको अंदाजा लग जाता है देख के। तो इतना कुछ इंप्रेशन में ही लग जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन नहीं, मतलब अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो उससे पता आंसर करेंगे आप, उसके हिसाब से पता लग जाता होगा जब वो गेट खोल के आप एंट्री की और सामने सबसे हेलो हाई करके फिर रिलैक्स होकर बैठे, उसी से थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है भाई हाँ बंदा है, मैं दम है जी होता वो। आप ये तो क्वेश्चन ही अच्छे से आंसर करेंगे। वही आंसर करेंगे। आपने इसकी तैयारी की थी? इंटरव्यू की देखो तैयारी इंटरव्यू की ये होती है, मैंने इससे पहले यूपीएससी की इंटरव्यू दिए थे 2-3। एक वो होता है सीएपीएफ का, असिस्टेंट कमांडेंट का, मैंने वो इंटरव्यू दिया था। और फिर मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी इंटरव्यू दिया था। फिर यूपीएससी की यही दी थी। फिर मैंने हरियाणा सिविल सर्विस का इंटरव्यू दिया था। तो एक टाइप से प्रैक्टिस सी हो गई थी कि हाँ मतलब ऐसा कुछ माहौल होता है वहाँ पे, पता चल जाता है, थोड़ा आइडिया हो जाता है उस चीज़ से। क्या बात है। तो भाई इस टाइप की बहुत सारी बातें हैं। गांव वाले क्या उम्मीद लगा रहे हैं बाप से, भाई हमारा छोरा गांव में के कमी है के पूरी कराओ? गांव वाले जैसे एक तो अभी सम्मान समारोह था, तो मेरा तो उसमें मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इस परीक्षा के लिए मोटिवेट हों, तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आगे आएँ। क्योंकि अपने इलाके का आप देख रहे हो, कोई 1-2 गाँव में कोई 1-2 बच्चे ऐसे हैं। तो अब हमारे गांव में तो नहीं था यूपीएससी का। हमारे गांव में वैसे ऑफिसर हैं, आर्मी वगैरह में बच्चे डायरेक्ट लगे हुए हैं सीडीएस वगैरह के थ्रू। तो अब गांव में लोगों की खुशी है कि हाँ भाई हमारे गांव का यहाँ यूपीएससी की इसमें परीक्षा में, इसमें नौकरी में भी प्रतिनिधित्व हो गया। खुश हैं लोग वो। हाँ वो चाहते हैं कि भाई अब देखते हैं कि ज्वाइनिंग कहाँ होती है। हाँ ज्वाइनिंग कहाँ। वो बोलते हैं कि भाई जहाँ भी जाओ अपने गाँव की वैल्यूज को मत भूलना, हमें ईमानदारी से काम करना, अब गरीब आदमी को मत सताना। ये सब जो हमारे गाँव की वैल्यूज जो होती हैं आप लोगों को पता ही है, तो वो सब वो बोलते हैं, हमें बताते हैं। तो सर अब आपका जो रैंक है वो मेरे ख्याल से जितना भी है आगे आगे और क्या स्पेशल सोच रहे हैं आप? देखो अब मेरा रैंक इसमें 682 है। अभी आगे का तो देखो पेपर होंगे, मेरे 3 अटेम्प्ट हुए हैं, देखता हूँ अगर जिस हिसाब से बनेगा उस हिसाब से सोचूंगा मैं। अभी डिसाइड नहीं किया। अभी रिजल्ट आया 1 सप्ताह, अभी तो देखो आप लोग जैसे इंटरव्यू वगैरह ले रहे हो। हाँ तो वही चल रहे हैं अभी। इंटरव्यू में तो मजा आता होगा ना, वो तो जो बड़ा इंटरव्यू था वो तो खतरनाक था। नहीं अगर आपने वो फेस कर लिया तो इसमें एजिटेशन नहीं होती, इसमें तो मजा ही आता है कि तो इसमें ये होता है कि भाई आपने जो फील किया है, आपने जो फेस किया है वो आप लोगों को बता रहे हो, कुछ लोगों को सीखने को भी मिल रहा होगा इस चीज़ से। और मकसद भी यही है कि भाई मैं इंटरव्यू में क्यों बैठा हूँ, अगर किसी एक बच्चे को भी इस चीज़ से कुछ सीखने को मिल रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी है। सारा क्रेडिट किसको जा रहा है, पेरेंट्स को, टीचर्स को, या आपकी मेहनत को? देखो गाड़ी के अगर सारे टायर फंक्शन करेंगे तो ही गाड़ी चलेगी। सभी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे गार्जियंस ने, जैसे हमारा जॉइंट फैमिली है तो मेरे ताऊ जी हैं, वो मार्गदर्शन करते थे। पापा मतलब बोलते थे कि कोई बात नहीं बेटा, पैसे की टेंशन मत करना। मेरे चाचा हैं छोटे, वो बोलते थे कि पहली बार में किसी का नहीं होता, चिंता मत करो। और हम तो यहाँ से गाँव में से निकल के गए हैं, तो पहली बार में सिलेक्शन लेना इतना आसान बात नहीं है। तो बोलते थे कि असफलता मिली कोई बात नहीं,
उसको सीख के रूप में लो, अगली बार तैयारी करो, पक्का होगा। क्या ये सच्चाई है कि पहली बार में उन्हीं का होता है जिनके माँ बाप आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं उनको? नहीं, गाइडलाइन मैं थोड़ा डिफर करूंगा इस चीज़ में। पहली बार में उन बच्चों का होता है, मतलब पहली बार में नहीं, सिलेक्शन तभी होगा जब आपकी सोच है जो उस लेवल तक की चली जाएगी, उस लेवल तक आप सोच पाएंगे, उस हिसाब से सोच मतलब पाएंगे कि जो उनको चाहिए है। मतलब हर काम ये फील करके करे भाई तू डीसी अगर तू ऐसा होता तो देश समाज के लिए क्या करता। जी बिल्कुल, उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी तबके, जैसे कोई भी डिसीजन लेना है उससे जो भी तबके प्रभावित होंगे भाई, जिनके ऊपर असर आएगा, आपको सब के बारे में सोचना है। जब तक आपकी सोच इस टाइप की डेवलप नहीं हो जाती तब तक मतलब हो जाता होगा सिलेक्शन मुश्किल है। लेकिन जैसे इंटरव्यू है जो आप पूछ रहे थोड़ी देर पहले, इंटरव्यू में जो अपने क्वेश्चन आंसर के थ्रू वो यही चीज़ चेक करते हैं कि क्या बच्चा जो है उस लेवल तक का सोच पा रहा है क्या नहीं। मतलब वो जीके की बजाय वो ये सोचता है अगर ये कल डीसी बन जाए तो ये काम कर पाएगा, चीज़ को हैंडल कर पाएगा कि नहीं और कैसे हैंडल करेगा उस चीज़ को। ओके, राम राम जी। बहुत देर होगी आपने सर मेरी वेट करते हुए। अच्छा, ईब के लगा छोरा तो लग गया आपका बड़ा अफसर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, छोरा तो जी बड़ा अफसर लग गया जी आपका। ईब के लग है, ईब आगे क्यों कर काम करेगा, अगर नुए का हो गया भाई साहब रोटा बांध लिया आगे जी अपना बढ़िया काम करो, नौकरी करो, गरीबाई सेवा करो अपनी, यह है जी। आपने भी काम खेता में खूब कराया है सुनी है? हाँ बिल्कुल करे जी काम, रोटे बांधे हैं और ये सारा ही कुछ करा। हाँ जी बिल्कुल करे भी हैं, करा भी। हाँ कोई एक तो सर बड़े ना जी, अभी इंटरव्यू खत्म करके रोटी लेके आनी है। ये भी काम कराओ जी सर? हाँ जी, रोटी लाओ है भी जीवार की काट की अपनी। नहीं, काम का देखो ये है कि मतलब घर में है कोई काम मदद करना तो बनता है ना अपना, भाई घर वाले हैं काम कर रहे हैं, भाई भैंस रख रखी है, ये तो है नहीं कि वो खुद ही पी रहे हैं, हम भी तो पी रहे हैं दूध, तो मदद करना तो बनता है भाई, करवानी चाहिए वो तो। अच्छा, ये भी देखो आप इतने बड़े ऑफिसर लग गए जी, लग ही गए तो अब माँ बाप के लिए क्या सोचा है भाई? अब भी जो एक काम चलेगा या कुछ? अब तो माँ बाप ने भाई कहूँगा पापा रेस्ट कर, तो बस बतेरा हो गया। देखो पहले ये था कि जैसे हमारे ज़मीन कम ही है, जैसे जॉइंट फैमिली, मेरे दादा के 10 किले थे तो हम इकट्ठे ही, जैसे पापा ही काम करते थे, ताऊ भी थोड़ी हेल्प करवाते थे। तो अब क्या होता था, तब हम 4 बच्चे थे, 2 मैं और मेरा भाई और 2 अपने मेरे ताऊ के। तो ये होता था कि भाई हम एक्स्ट्रा किले ले लेते थे कि कुएं के पास में हैं तो इसको भी ले लेंगे, हाँ माड़ वगैरह पे। तो अब मैं यही कह रहा हूँ कि भाई अपने जितना होता है वो करवा लेते हैं, खुद कर लेते हैं। भैंसें वगैरह रखते थे, दूध बेचते थे, 3-4-5 भैंसें रखते थे। अब मैं कह रहा हूँ कि एक भैंस रख लो अपना अपना काम चलाने लायक, और जितना होता है काम, देखो काम तो ये है कि भाई कर्म ही पूजा है, तो अपना काम। मैं आपकी बात को काट रहा हूँ सर, सॉरी सर, सॉरी। छोरा नु का जी कि मैं नहीं काम करना, डक्का नहीं तोड़ना अपन है। हाँ जी, ये भी वो बड़ा बंगला बना होगा, असल में तो सरकार देवगी कोठी मौज हो ओढ़े आराम ते रही हो, सरकार दे मौज हो जाए है ना, देवगी सरकार, सरकार तो देवगी, मुख्यमंत्री भी नुको का मेरे के ले रो। हाँ जी, या है बस सही हो जाए, है ना। फिर तो ये क्या ना करने हैं काम ना, फिर जी क्या से करना है ना, फिर तो बतेरे दिन दिहाड़े भर लिए, बोल आदमी कर लिया है ना जी। फीस को कर भरा करते भाई? फीस है जी बस पूछो, मतलब क्या बताऊँ को गल की याद ना दी मेरे याद हाथ दी की याद कौन जी, बहुत अस्टी पाड़ी फीस तो जी। हाँ जी, फीस का ही था। जैसे मेरे पापा जो थे खेत में काम, खेत का सारा वो संभालते थे, बिजाई वगैरह, लाइन वगैरह बदलना, तो जो पैसे का जो हैंडलिंग का काम मेरे ताऊ जी करते, जैसे ज्वाइंट फैमिली था ना, बता रहे थे हम। तो मतलब ये था कि जो खेती से कुछ पैसा आ जाता था, दूध वगैरह बेचते थे, दूध से कुछ पैसे मिल जाते थे, किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा था तो उसकी हेल्प मिलती थी। और भी जैसे रिश्तेदारों से भी लोन ले लेते थे, पड़ोसियों से ले लेते थे, तो चल जाता। कुछ स्कॉलरशिप आ जाती थी, जैसे मैंने 12th करी थी तो उसके 12th के बेस पे मुझे एक स्कॉलरशिप मिली थी, सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम के तहत। मेरा जो छोटा भाई कजन है उसको भी एक इंस्पायर की स्कॉलरशिप मिली थी। तो यूं करके मतलब जहाँ जरूरत पड़ती थी तब पैसे ऑटोमेटिकली शायद भगवान दे देता था, कुछ ना कुछ, कभी स्कॉलरशिप आ गई कभी कुछ आ गया, ऐसे करके काम चल जाता था। काम चल जाता जी। लेकिन अब गांव वालों ने उम्मीद बहुत सारी है सर आपसे जी, तो अब माँ बाप के लिए स्पेशल क्या सोचा है? सच्ची मैं तो जब आप रात में सोते होगे ना तो सोचते भाई ईब जिंदगी बन गई, ईब तो घर रहूंगा, माँ बाप की सेवा, तो ईब तो खैर सारे नौकर चौकर सब कुछ होगा। अब तो देखो मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि भाई कोई बीमारी ना लगे, स्वस्थ रहें घर वाले सभी। रात में सोच के लाओ सवेरे 4 बजे उठकर रोटी काट के लेने, ना वो बात नहीं है। देखो घर का अकेले का खुद के लिए काम करते वो आराम से दिन में हो जाएगा, सुबह 6 बजे उठ के आराम से हो जाएगा। 4 बजे उठ के भागना तब पड़ेगा जब पैसे की जरूरत और कहीं।
अब ये है कि भाई कामयाब हो गए तो अब पैसे की उधर इतनी ज़रूरत नहीं है, तो उस लिए अब जो है अपना काम सुबह देर से उठ के, जैसे 6 बजे उठ के भी अपना कर सकते हैं आराम से, तो 4 बजे उठने वाली कोई बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो सर बस आपसे मैं तो बहुत सारी बातें पूछ ली, आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग गया सर। मैं आपसे सिर्फ एक आखिरी दरख्वास्त करूंगा, जब मेंस आएगा जी तब मैं स्पेशल फिर से आपका इंटरव्यू लेना चाहूंगा जी। चाहे आप कहीं भी हो। मैं 5 मिनट फिर दे दी, 5 मिनट क्या 20 मिनट ले लिया जी करूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बच्चों के लिए ही कोशिश करूं कि उनके कहीं ना कहीं आप सपोर्ट करें सर। जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेंस के टाइम पे आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जहाँ भी हूँगा अपना निकाल लूँगा टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी भाई वीडियो ना रोकियो। थैंक यू बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। धन्यवाद जी। ये भी काम नहीं करना, डक्का नहीं तोड़ना घर में कोई नहीं करना हैं? और अब भी काम करोगे तो चढ़ाई हो जाओगा। राम राम दादा। राम राम। दादा ठीक ठाक? ठीक ठाक भाई। दादा छोरे ने इतना बड़ा पेपर पढ़ दिया, हाँ बढ़िया करे थोड़ा ना। बढ़िया करा, हाँ मेहनती मेहनती है ना। हाँ फिर इब के कुछ कहो छोरे था भाई मारी गाड़ू गुड़ू पक्की करा दे, के कुछ काम क्या करो, कह दिया करो इब तो। अब तो इब का है इब तो छोरे की इतनी चाले डीसी तरफ फोन कर देगा तो वो भी काम होगा इब तो। हाँ तो बस हमारा और भी थोड़ा लगवा होगा, करता ही रहेगा काम। करता ही रहोगा नहीं, हाँ वो जमा छाती चौड़ी होगी, खूब। है ना। सरपंच साहब, हाँ जी, एक्स सरपंच, हाँ जी, कैसे हैं जनाब? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत तो इब के कहना है छोरे वक्त? छोरा तो जी मौज कर दी छोरा के यहाँ, और गांव का अगली 7 पुस्त सुधर गई, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, है ना। हाँ जी। एक और छोटो लड़को और करे से जी, अच्छा। अपना ही भतीजो, अच्छा, तो भगवान चाहो तो आपने जल्दी फिर बुलावांगा जी, वो भी क्या IAS की बात तैयारी करते हो, ठीक है जी भाई साहब। तो भाई देखो मतलब यूपीएससी करके ना डीसी की नौकरी मिला है यूपीएससी में IAS ऑफिसर के लिए, लेकिन देश में इतनी ब्रान मट्टी है कि डीसी रेट खातर नौकरी नहीं मिलती। लेकिन जो मेरा भाई है मनदीप है और इस तरीके से जो भी लगे हैं ना, उनसे मैं यही सोचूं कि अब इसमें कैसे ये इनका मेन योगदान रहेगा, कैसे अच्छा एक क्वेश्चन तो भाई साहब आपसे पूछ ही लेता हूँ। यूपीएससी जब बड़े बड़े ऑफिसर्स लग जाए, जैसे भी आप लग गए, हाँ मंत्रियों के ऊपर से फोर्स तो वही है कि भाई यो काम कर दे, यो काम कर दे, यो काम, उस सिस्टम ने कैसे संभालोगे? मंत्रियों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की छिटा कसी रहा है। देखो छिट्टा कसी का ये है कि अपने को काम करना है भाई, हमें भारत सरकार ने जैसे नियुक्ति दी है तो हमें जो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग जो काम मिलेगा हमें वो काम करना है। जैसे मंत्री जो होते हैं वो भी पब्लिक का काम करवाने के लिए आते हैं, ठीक है, हमें वो काम करना होता है। तो बस कहीं ना कहीं जब प्रॉब्लम आती होगी तो मेरे हिसाब से इस चीज़ में आती होगी कि कानून के साथ कोई तालमेल नहीं बैठ पाता होगा। तो उस चीज़ में भाई दोनों साइड से समझना पड़ेगा, मंत्रियों को भी और भाई जो ऑफिसर्स हैं उनको भी। आखिर में काम जो है वो जनता की भलाई का ही करना पड़ेगा। उसके लिए चाहे कानून में जैसे फेरबदल करना वो तो मंत्रियों का काम, वो सब लोग करेंगे, पार्लियामेंट वगैरह जो भी हैं। मेरे ख्याल से एक डीसी ने, एक IAS ऑफिसर ने मंत्रियों को पागल बनाना तो कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। नहीं, सबसे इंटेलिजेंट आदमी तो वही है। नहीं, पागल क्यों बनाना है हमें भाई, जनता की भलाई है। अगर मंत्री जी उसके लिए काम करें तो हम उनके साथ काम करेंगे। क्या बात, थैंक यू सर, थैंक यू। राम राम जी। राम राम जी, राम। मैं जी लड़के का ताऊस हूँ, अच्छा जी, और जो कम कराया था वो इसकी पढ़ाई लिखाई को जिम्मेवारी अपनी ही थी। वाह जी वाह। और 2011 में इन्हें लेके दिल्ली गया था, अच्छा जी, +2 करती है। जी जी जी। तो दिल्ली जी हम बुराड़ी में रहा करता, मकान लेके वो तो थोड़ा सस्ता कमरा मिल जाया करता, मैं रहा हूँ जी उड़ा। रह से। हाँ तो वो तो बुराड़ी तो हिंदू कॉलेज 10 किलोमीटर पड़ा करता। तो मैं इसने नहीं कहा था, थोड़ी सी मारा कर पैसा ही दिक्कत थी, तो 5 रुपया किराया का लग गया था। मोहर मंदी बाई बस में जाइए कि टैक्सी में, तो यो बिना बताए पैदल जाया करता, पैदल आया करता। 10 किलोमीटर जाना, 10 आना, 10 रुपया रोजीना की बचाया। हाँ 300 रुपया नहीं कहा था, रोज महीना में 300 बच जाएगा। तो आ बात खातिर मतलब भाई आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, दिक्कत आई, लेकिन दिक्कत का हमने सामना करे डट की। लेकिन मेरा 15 साल तक जुनून था भाई लड़को IAS बनाऊँ से, छोड़ा नहीं का, पक्की लेके रहा बना के छोड़ा रही। दूसरा और से उसने बना के छोड़ूंगा भाई। वो एयरफोर्स से रिजाइन करके आ रहा है। कान कौन भी खींच दिया कर दे आप? कान बिल्कुल है, जब तो पैदल जाएगा। न पैदल तो अपना आप चला जा रहा। मैं इसकी न बस की कहा था, लेकिन इसका खुद कही नहीं थी भाई 10 रुपया बचेगा तो महीना का 300 रुपया बनेगा। वो जो बता रहे हैं वो तो वहाँ पे था, एक कोई मेला वगैरह लगता था साल में एक बार, कोई समागम वगैरह होता था। तो वो ट्रैफिक लग जाता था, तो जो टैक्सी वगैरह वो घूम के जाती थी, तो उसमें टाइम ज़्यादा और पैसे ज़्यादा। तो तब मैं एक बार तब मतलब कुछ दिन चला गया था। हाँ तो वो सत्संग होता था, बहुत बड़ा ग्राउंड है वहाँ पे। हाँ वो समागम जो होता था, तो टाइम भी ज़्यादा लगता था। मैं इसे था कि ज़्यादा पैसे देंगे, ज़्यादा टाइम, इतने दिन पैदल चले जाएंगे, तो यूँ करके थोड़ा चले जाता था। क्या बात है।
तो भाई यो इंटरव्यू बड़ा क्लासिक और बड़ा सुपर और बड़ा अच्छा लगा। और कितने मेरे भाई बहना पसंद आओगा और कितना कुछ, क्योंकि अक्सर मेरे पास फ़ोन कराया करे, यार उस दौरे मिलवा दे, उस दौरे जाना है, हमने ये बात पूछनी है। तो फिर मैं सोचा इसी विषय पे एक वीडियो बना दी जाए। तो भाई पता नहीं आपने कितनी मददगार होगी, लेकिन मैंने जो लगाया वो आपके लिए होगी। तो भाई तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद भाई, राम राम भाजी।